देखो, इसका जो बाबू था वो था डाल्टन है ना, बाबू नहीं कहना चाहिए। मान लो एक लड़का है ना, एक लड़का है जिसका खड़ा है, मतलब बाल खड़ा है, सॉरी, ये इस लड़की की ओर आकर्षित होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, लड़का है। क्योंकि लड़की की ओर लड़की आकर्षित थोड़ी होगी, अभी के डेट में हो रहा है अलग बात है। अब अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो ना तो लड़के की ओर आकर्षित हो रहा है ना लड़की की ओर आकर्षित हो रहा है, तो आप कैसे पता करोगे? मतलब अरे वो थर्ड जेंडर है मत कहना, बता रहा हूँ एक ठो। हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का एक जोरदार धमाकेदार क्लास में। आज हम लोग सेकेंड राउंड चालू करेंगे, सेकेंड एपिसोड, जिसमें हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बेसिक से स्टार्ट करना है। पिछला आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा व्यू आया, अच्छा रिस्पांस मिला। हम लोग चाहते हैं इस बार भी आप लोग अच्छा व्यू और अच्छा रिस्पांस दें। यहाँ से हम लोग बेसिक चालू करेंगे परमाणु के बारे में, परमाणु से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। परमाणु के बाद हम लोग बढ़ेंगे तत्व में, तत्व के बाद आवर्त सारणी वगैरह में, और इसको संपूर्ण डिटेल हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो बढ़िया बने रहिए और स्वागत है आप लोग का हमारे नए चैनल में और आज के इस क्लास में, है ना। तो स्टार्ट करें। चलिए आज हम लोग चालू करेंगे परमाणु। और मस्त ऐसे ही हंसी मजाक करके आप लोग पढ़िए, तो हंसी मजाक करके पढ़ेंगे ना तो आप लोग को सभी चीज़ें क्लियर समझ आएगी। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, मैं जो लिखवा रहा हूँ बोलता हूँ उसको भी एक ठो अलग से कॉपी में या उसी कॉपी में साथ में लिखते चलिए, क्योंकि पढ़ाते समय में बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जो मुंह से बोलते जाता हूँ, तो उसको भी आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है ना। और एक चीज़ क्या कहना था, चलो चालू करते हैं परमाणु के बारे में, बीच में बता दूंगा याद आएगा तो। परमाणु एटम क्या है, देखो हंसी मजाक करके पढ़ोगे ना, याद आया अभी चीज़, हंसी मजाक करके पढ़ोगे ना तो सब चीज़ हम लोग का बहुत सरल तरीके से बनता है। अगर हंसी मजाक नहीं रहेगा, हालांकि मानता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स से जैसा नहीं है, फिजिक्स में हर चीज़ में हर टॉपिक में हंसी मजाक आ जाता है, केमिस्ट्री में उतना नहीं आता। फिर भी मैं जितना भी बेस पढ़ाऊँगा ना, हर बेस में आप लोग के लिए एक हंसी मजाक रहेगा ही रहेगा प्रॉपर वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, है ना। इससे होगा क्या, हंसी मजाक में हम लोग बहुत कुछ चीज़ सीख जाएंगे। जरूरी नहीं है कि मतलब पूरा जितना भी हंसी मजाक है सबको शुरू में शुरू में डाल दूं। जैसे देखे हो पिछले वीडियो में शुरू में प्रीवियस में क्या क्या थोड़ा बहुत इस कहना चाहिए वीडियो में हंसी मजाक है उसको शुरू में डाला था। हालांकि हर बार वैसा नहीं होगा, कुछ हंसी मजाक के पार्ट ही सामने में डलाएंगे, बाकी बीच में रहेगा, तो आप लोग को पूरा एंड तक देखना है, तभी आप लोग वीडियो का आनंद ले पाएंगे और केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का आज है परमाणु। परमाणु के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, इन सब के चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, परमाणु क्या है देखो, या परमाणु संरचना, परमाणु देख लेते हैं और उसके बाद परमाणु संरचना देख लेंगे, या सीधा परमाणु संरचना डाल दे रहा हूँ। चलो परमाणु संरचना देखो, होता क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, इसका जो बाबू था वो था डाल्टन है ना, बाबू नहीं कहना चाहिए, मतलब इसके जो पिता थे, जो इसका मतलब परमाणुवाद के जनक जिसको कहना चाहिए, पिता कहना चाहिए, वो परम पिता कौन थे? हाँ, जॉन डाल्टन। इसको आप लोग पढ़े हो, कक्षा 9वीं में है ये, कक्षा 10वीं में भी है, जॉन डाल्टन, है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े हो? क्या बोलता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। कहने का मतलब उसने अपना थ्योरी क्या दिया था डाल्टन ने, उसने कहा कि देखो सब पूरा ब्रह्मांड हम लोग का पदार्थ से मिलकर बना है, तो कोई भी चीज़ को हम लोग टुकड़ा करते करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसको हम लोग और तोड़ नहीं सकेंगे। जैसे रेती का दाना है, तोड़ते 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 जाओगे, एक छोटा कण आएगा, उसको और तोड़ोगे तो वो गूढ़ा हो जाएगा, ऐसा लगेगा हम लोग को पाउडर बन गया है। लेकिन अगर उसी को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो और बड़ा पत्थर जैसा दिखाई देगा, है ना। तो उसको ऐसे तोड़ते जाना है। तो कोई भी चीज़ को तोड़ते तोड़ते हम लोग जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब वो उससे और ज़्यादा नहीं टूटेगा। तो उसी को उसने क्या किया, जॉन डाल्टन ने क्या किया, उसी को परमाणु नाम दिया, है ना। तो उनके अनुसार क्या था, परमाणु जो है एक अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है ना। इसने क्या किया, अविभाज्य, अविभाज्य व क्या है, सूक्ष्मतम कण,
है ना। अविभाज्य मतलब जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कागज मोड़ते हैं, देखो कागज, कोई सा भी कागज ले लो, उसको 7 बार से ज़्यादा तुम लोग मोड़ नहीं सकते हैं ना, 7 बार तक ही फोल्ड कर सकोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकोगे। बस वैसे ही हम लोग का जो परमाणु के बारे में उन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया, थ्योरी, उसके बाद तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, फिर उनका ध्यान इधर गया कि परमाणु तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए करके, है ना। तो उनके अनुसार यही था कि परमाणु वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है ना, मतलब परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। कोई भी चीज़ को हम लोग तोड़ते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसा आता है जब उससे और नहीं टूटता, तो उसी को जॉन डाल्टन ने क्या बोला, परमाणु का नाम दिया, है ना, वही हम लोग का परमाणु हो सकता है। लेकिन हम लोग का हुआ क्या, हम लोग का ये हुआ कि उसके चक्कर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, मतलब विज्ञान जैसा जैसा आविष्कार हुआ, तब हमको ये पता चला कि सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु नहीं होता, परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इस कंडीशन में डाल्टन का जो थ्योरी था, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, उसको हम लोग ने क्या कर दिया, फेल कर दिया। हम लोग ने नहीं किया, उस ज़माने के जो वैज्ञानिक लोग थे या उस ज़माने के जो लोग थे वो इनको पूरा का पूरा गलत साबित कर दिया, है ना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को। तो परमाणु का जो हम लोग का सिद्धांत था डाल्टन का, वो गलत हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि विज्ञान धीरे धीरे डेवलप किया, आगे और डेवलप करेगा। हो सकता है अभी जो वैज्ञानिक लोग कुछ हम लोग का तथ्य दिए होंगे, कुछ प्रूफ दिए होंगे, हो सकता है आगे चलकर वो और हम लोग का फॉल्स हो जाए, है ना, उसमें गलती आ जाए। तो उसी तरीके से डाल्टन का, अभी के टाइम में तो डाल्टन का हम लोग का जो थ्योरी था वो हम लोग का पूरा गलत हो गया, है ना। डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसको भी बांटा जा सकता है। किस किस रूप में? 2 रूप में। एक हम लोग का हो गया नाभिक और एक हो गया कक्षा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। नाभिक न्यूक्लियस और कक्षा या कोष जिसको हम लोग सेल कहते हैं। ठीक, इन 2 पार्ट में हम लोग का क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। जैसे अगर हम लोग बात करें, कोई भी एक हम लोग परमाणु ले लेते हैं जिसकी संरचना को हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग करके देखें। मान के चलो ये परमाणु है ना, परमाणु है, उसकी संरचना देखते हैं। तो उसके बीच भाग में ये, इस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, नाभिक कहते हैं इस सेंटर को। और इसके चारों ओर हम लोग का क्या होता है, और कक्षा पाया जाता है। देखो मैं अलग अलग कलर में करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए वो आसानी हो। ये हो गया और ये हो गया, है ना। एक और कक्षा बना दे रहा हूँ फाइनल, ये ठीक। तो उन्होंने क्या बोला कि परमाणु जो है ये 2 भागों से और मिलकर बना है, मतलब इसको और तोड़ा जा सकता है। किस किस रूप में? तो परमाणु को जो है हम लोग वो 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग हम लोग का नाभिक कहलाएगा और एक भाग क्या कहलाएगा, कक्षा, या इसी को क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, है ना। मतलब नाभिक और कक्षा या कोष, इन दोनों चीज़ों से मिलकर कौन बना है, परमाणु। जहाँ पर नाभिक जो है ये उसके सेंटर में रहता है, ये वाला जो हम लोग का पोर्शन है ना, ये वाला भाग, ये वाला, यही हम लोग का क्या है, नाभिक है। नाभिक ठीक उसके केंद्र पर होता है ना, या किसी परमाणु के केंद्र को ही उसका क्या कहते हैं हम लोग, नाभिक कह सकते हैं। ऐसा मानकर हम लोग चल सकते हैं। ठीक, समझ गए इतना। इस नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखना। इसी नाभिक में हम लोग का प्रोटॉन रहेगा, वह क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ना। इसके पास ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। पूरा डिटेल पढ़ते जाओगे अभी। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके बाहरी कक्षा में क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये सब हम लोग का क्या है, देखो ये हम लोग का है नाभिक, है ना। और ये जितने भी हैं देखो, ये वाले, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, है ना। ये जितना भी है, 1 2 3 4, ये जितना भी है, ये हम लोग का क्या है, इसी को कक्षा या कोष कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं, SHE है ना, सेल। समझ गए इतना चीज? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, तो यही है, नाभिक में हम लोग का कौन रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे हम लोग का सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या होता है, सूर्य हम लोग का सेंटर पे होता है ना। सूर्य हम लोग का क्या होता है, सेंटर में होता है। और पृथ्वी है, और बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, ये सब क्या करते हैं, सौरमंडल में सूर्य देवता का चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग
अगर उस पूरे सिस्टम को परमाणु माने तो नाभिक किसको मानेंगे, सन को मानेंगे, और जो हम लोग का अदर जो हम लोग का ग्रह है ना, उसको हम लोग क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन मानेंगे, जो उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में क्या करता है, परिक्रमा करता है। समझ गए इसको, सौर मंडल से रिलेटेड करके देखना और उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या क्या है उसको। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो एटम के बारे में हम लोग देखते हैं कैसा कैसा होता है। जो ये परमाणु है हम लोग का, है ना, परमाणु दो भाग से मिलकर बना है। ठीक, एक होता है हम लोग का नाभिक और एक होता है हम लोग का क्या, हाँ, कक्षा, या इसी को क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। ठीक, कक्षा या क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। अब देखो कक्षा या कोष है, इसका अगर बात करें आकार का कितना कितना होता है, तो इसका आकार होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक, या हम लोग कह सकते हैं 10 की घात -8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 का घात 2 का फर्क है ना, तो 10 की घात 8 मीटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉन। नील आर्मस्ट्रांग पढ़े हो ना, हाँ, वहीं से उसको थोड़ा सा क्रेडिट देने के लिए हम लोग एक एंगस्ट्रॉन करके पढ़ देते हैं। ठीक, अच्छा, नाभिक जो है इसका जो आकार है वो कक्षा या कोष से, अब देखो नाभिक सबसे छोटा है, अगर इस संरचना में देखो तो नाभिक छोटा है ना, ये कोष हम लोग का उससे बड़ा है, तो नाभिक जो है इनकी तुलना में 1,00,000 गुना क्या होता है, छोटा होता है। मतलब इसका आकार जो है, किसका, नाभिक का, इसका आकार लगभग 10 की घात -15 मीटर के लगभग होता है। कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर के लगभग होता है। समझ गया इतना। अच्छा, कक्षा और कोष में कौन कौन होते हैं, मतलब जैसे हमारे घर में कौन कौन है, तो पापा है, मम्मी है, ऐसे वाला चलता है ना, बस वैसे ही कक्षा या कोष में कौन कौन होते हैं, तो कक्षा और कोष में केवल और केवल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें केवल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इसमें केवल और इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो यहाँ पर जो है, जिसको हम लोग के कक्षक, एल कक्षक, एम कक्षक, एन कक्षक ऐसे करके कहते हैं ना, सॉरी कक्षा नहीं, कोष कहते हैं, के एल एम एन, तो ये क्या है, हम लोग का कोष है, के एल एम एन, ये सब सेल है। इस सेल में हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, सभी में हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है चारों ओर, इसके नाभिक के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार में गति करता है। नाभिक में क्या होता है, तो याद रखना, इसमें जो है कौन कौन पाया जाता है, हाँ, इसमें कौन कौन पाया जाएगा, प्रोटॉन, व कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन होते हैं, कर दो, पाया जाता है मत करो, इसमें प्रोटॉन व कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। समझ गए इतना चीज। अब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, इनकी खोज कैसी हुई, इन सब के बारे में डिटेल करेंगे, है ना, क्या क्या होता है, इसको सीरीज वाइज बताते जाऊंगा, है ना, कौन पहले आया, किसका खोज पहले हुआ, किसका खोज बाद में हुआ, उसके बाद हम लोग डिटेल चलेंगे। ठीक, चलिए इसको एक नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, चलिए नोट करिए इसको। हो गया। अब देखो आगे, अब देखो होता क्या है, 3 पार्ट में करके बताता हूं। देखो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलेंगे, है ना, क्योंकि सबसे पहले खोज इलेक्ट्रॉन का हुआ था, ई, जिसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लोग किसको लेके चलेंगे, प्रोटॉन को लेके चलेंगे, जिसमें हम लोग का P+ कहलाता है ना, छोटा p है। और उसके बाद लास्ट में फाइनल हम लोग का कौन रहेगा, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग n का पावर 0 से दिखाते हैं। मतलब उसमें ये चार्ज को बताता है ना, E में माइनस चार्ज है, P में प्लस चार्ज है, और n का 0 चार्ज नहीं है, n में मतलब कोई चार्ज नहीं है ना, ना तो प्लस है ना माइनस है। ठीक, अब देखो होता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग देखते चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में कहते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता था, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, आविष्कार, है ना, इसके जो आविष्कारक थे, या खोजकर्ता हम लोग कह देते हैं ना, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, जे थॉमसन। ठीक, इसके खोजकर्ता कौन आएंगे हम लोग के, जे थॉमसन आएंगे, है ना।
यही पहले वैज्ञानिक थे जो परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन का खोज करने में सबसे पहले आए थे, है ना। मतलब इन्होंने अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया था, है ना, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज इन्हीं ने किया था। डाल्टन था, डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, है ना, कि ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, किस किस रूप में, नाभिक और कक्षा या कोष के रूप में, है ना, कक्षा या कोष के रूप में। बाद में जो जे थॉमसन थे, इन्होंने ही पहले यही आदमी था जो क्या किया था, परमाणु संरचना का क्या किया था, उसका मॉडल तैयार किया था और मॉडल को क्या किया, प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले इसका खोजकर्ता कौन कौन था, जे थॉमसन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, तो कैथोड किरणों के प्रयोग से हुआ, है ना, कैथोड किरणों से, कैथोड किरणों के प्रयोग से। ठीक, इसके खोज का श्रेय किसको जाता है, जे किसको जाता है, थॉमसन को जाता है। इन्होंने ही कैथोड किरणों का प्रयोग किया था और उस प्रयोग से हम लोग का क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, है ना। अब वो चीज़ अलग है, उसको डिटेल में जाना पड़ेगा कि कैसे कैसे हुआ करके, तो उसके लिए एक आध दिन प्रॉपर वीडियो बता दूंगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, है ना। बाकी अभी खाली समझो कि इसके खोजकर्ता कौन कौन थे, जे थॉमसन थे, एक ही आदमी था, है ना। और इसका प्रयोग मतलब इसका खोज कैसे हुआ, तो कैथोड किरणों के किससे हुआ, प्रयोग से हुआ। क्लियर है इतना चीज। दूसरी चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणात्मकता होती है, इसमें माइनस चार्ज होता है। तीसरा, इसका जो मान होता है ये 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है ना। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम, है ना, इसका जो वेट है। ठीक, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जो है, सब चीज़ में द्रव्यमान होना ही होना है, आवेश रहे या मत रहे, द्रव्यमान हम लोग का होना ही होना है। तो इसलिए अगर हम लोग बात करें इसकी प्रकृति की, देखो अगर इसकी बात करें हम लोग किसकी, प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकृति का होता है ना, ऋणात्मक प्रकृति का होता है, माइनस चार्ज के साथ होता है। ठीक, ऋणात्मक प्रकृति हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है ये 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब चूंकि माइनस में है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सामने माइनस लगा देते हैं, अगर प्लस रहता तो प्लस लगाते। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होता है, प्रोटॉन के लिए प्लस होता है, सेम चार्ज रहता है ना। और उसके बाद हम लोग बात करें इसकी द्रव्यमान की, किसके, इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है हम लोग का 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम। क्लियर हो गया इतना चीज, हाँ ठीक, इतना होता है हम लोग का। ये हम लोग का बात कर रहे हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, समझ गए। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में, है ना। तो प्रोटॉन का जो खोज करता था, प्रोटॉन को जो खोजा था वो खोजा था कौन, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, गोल्डस्टीन, है ना। अब समझो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद ही प्रोटॉन का खोज हुआ। अब देखो हुआ क्या, खोजकर्ता कौन कौन थे, जे थॉमसन थे, इन्होंने कैसा किया, कैथोड किरणों का प्रयोग से इसको खोजा। प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, तो इसका खोज हुआ एनोड किरण से, एनोड किरणों के किससे हुआ, प्रयोग से हुआ। ठीक, याद रखना हमेशा, भूलना मत, इलेक्ट्रॉन का खोज कैथोड किरण से के प्रयोग से हुआ था और इसका खोज कितना हुआ था, प्रोटॉन का एनोड किरण के प्रयोग से हुआ था। ठीक, इसकी अगर बात करें हम लोग प्रकृति की, किसकी, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक प्रकृति का होता है ना, पॉजिटिव। अच्छा, इस पर बात करें हम लोग किसके, मान की, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। अब देखो याद रखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा है, पॉजिटिव है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव है, और प्रोटॉन प्लस में है, इसलिए इसका मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ गए। हाँ, अच्छा अगर इसका बात करें इसके वेट की, मास की, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो इसका द्रव्यमान हो जाता है 1.672 गुणित 10 की घात -27 क्या हो जाता है, किलोग्राम। किसका, प्रोटॉन का। समझ गए इतना। हाँ बस, अब आगे बढ़ें।
हाँ, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो थे, अब देखो न्यूट्रॉन के खोज में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना। समझना क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आराम से बता रहा हूं न्यूट्रॉन के खोजकर्ता में। अब देखो हाँ, क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, न्यूट्रॉन के खोज करता। अब देखो न्यूट्रॉन का जो खोज करता था या न्यूट्रॉन का खोज हुआ था, बड़ा इसका कहानी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा है समझो। देखो इलेक्ट्रॉन के पास हम लोग का क्या था, माइनस चार्ज था। प्रोटॉन के पास क्या था, प्लस था। तो इनका जो खोज था बहुत आसानी से हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं था, ना तो उसके पास प्लस था ना माइनस था। और अगर तुम्हारे पास ना प्लस है ना माइनस है तो तुम क्या कर सकते हो उसको? अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, मतलब विद्युत क्षेत्र में रखोगे, तब भी वो कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, है ना। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तब भी कोई प्रभाव नहीं बताएगा। तो अब उसका खोज कैसे करें, तुम लोग बताओ ना भाई। अच्छा देखो, इसको ऐसे समझो, मान लो एक लड़का है ना, एक लड़का है जिसका खड़ा है, मतलब बाल खड़ा है, सॉरी गलत मत लेना, लड़का है जिसका बाल खड़ा है। अब मान के चलो एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर है, प्यारी है, एकदम धमाकेदार है ना। अगर ये लड़का जो है ये इस लड़की की ओर आकर्षित होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, लड़का है। क्योंकि लड़की की ओर लड़की आकर्षित थोड़ी होगी, अभी के डेट में हो रहा है अलग बात है ना। लेकिन अधिकतर लड़के ही लड़की की ओर आकर्षित होते, तो हम लोग कह सकते हैं लड़की है, ये लड़का है। अगर लड़की लड़के की ओर आकर्षित हो रहा है या लड़के की ओर कोई आकर्षित हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लड़की है। अब अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो ना तो लड़के की ओर आकर्षित हो रहा है ना लड़की की ओर आकर्षित हो रहा है, तो आप कैसे पता करोगे? मतलब अरे वो थर्ड जेंडर है मत कहना, बता रहा हूँ एक ठो, है ना। तो अगर वो हो ही नहीं रही है तो तुम लोग कैसे पता करोगे कि वो कैसा आकर्षित होता है करके? तो उसी तरह न्यूट्रॉन के साथ भी था, है ना। न्यूट्रॉन का ना तो इसके पास प्लस था ना माइनस था। तो अब कैसे पता चले कि ये कैसा है? अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चीज़ को रखते हैं तो विचलन होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टॉक प्रभाव, है ना। और जब किसी को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, और जब उसमें विचलन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीवन प्रभाव, है ना। ये आगे डिटेल पढ़ोगे पूरा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रख दिए किसी चीज़ को, ऐसे जा रहा है, अब मार्ग से अपना विचलित हो गया, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टॉक प्रभाव। अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवन प्रभाव। समझ गए? विचलन उसमें सब पढ़ोगे तुम लोग, क्लास 12th में हम लोग का फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना, जो भी है हम लोग का वो 9वें चैप्टर में, तो वही है हम लोग का। तो अब न्यूट्रॉन को कैसे पता करें? तो न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ पता है? जो बेरिलियम धातु था उसमें अल्फा कणों की हम लोगों ने क्या कराई, बमबारी कराई। पूरा अल्फा कण को ले जाकर बोध दिए उसमें, किसमें, मतलब बेरिलियम में, है ना। और बेरिलियम धातु में सब मतलब डाले ना, तो हम लोग का न्यूट्रॉन उसमें प्राप्त हो गया, है ना। वो अभी डिटेल है, पढ़ोगे आगे, जो नाभिकीय विखंडन है ना वहाँ पर पढ़ोगे, है ना। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? जेम्स कौन थे? चैडविक थे। किसके खोजकर्ता? इसी के, ठीक, हाथ में लग जा रहा है, जेम्स चैडविक। अच्छा, इसका हम लोग का कैसा हुआ था? बेरिलियम में अल्फा कणों की क्या किया, बमबारी कराए, बमबारी कराए। बेरिलियम में हम लोग क्या किए, अल्फा कणों की क्या कर दिए, बमबारी कराए, और उससे हम लोग को कैसा क्या मिला, न्यूट्रॉन मिला। ठीक, खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। कैसे खोज किया? तो बेरिलियम में अल्फा कणों की क्या किए, बमबारी कराए। ठीक। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति रहेगी उदासीन, है ना, या इंग्लिश में इसी को कह सकते हो नो चार्ज, नो चार्जेबल या नो चार्ज कह सकते हो। इसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। समझ गए इतना चीज? अच्छा, इसका मान, तो भाई इसके पास कोई चार्ज नहीं है तो इसका मान कैसे निकालोगे? यहाँ चार्ज था, माइनस में था तो माइनस निकल गया, प्लस में था तो प्लस में निकल गया। अब इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है तो इसको कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। हाँ, इसका द्रव्यमान होगा, इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्योंकि हम लोग का मैं शुरू में पढ़ा दिया हूँ, जाके देख लेना।
ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट वीडियो में ही है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात कर रहे थे ना तब आया था। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है और बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। मतलब जरूरी नहीं है कि जिसका आवेश नहीं है उसका द्रव्यमान भी ना हो। आवेश रहित चीजों का भी द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन जिसका द्रव्यमान ही नहीं है तो उसका आवेश कहां से आएगा, है ना। तो इसका द्रव्यमान होगा, आवेश रहे या मत रहे लेकिन द्रव्यमान होगा। इसका जो द्रव्यमान है लगभग इसी के साथ मैच खाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये होता है 1.674 गुणित 10 की घात -27 क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, तो ये है डिफरेंस हम लोग का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। और याद रखना, देखो मैं बता दे रहा हूं सिंपल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनका जो आवेश का मान जो होता है वो एक जैसा होता है। देखो 1.6 10 की घात 19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम, है ना। दोनों में सेम रहता है, प्लस माइनस का फर्क है। ठीक, और बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो इनका द्रव्यमान सेम हो रहता है ना। 1.672 ये 2 है और इसी में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, बाकी तो वही 10⁻⁻27 kg है ना, सब उतना किलोग्राम में होता है। समझ गए इतना चीज। हाँ, तो याद रखना, मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूँ ऐसे ही सिंपल, कि जो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन है इसमें आवेश बराबर होता है ना, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जो है इसमें हम लोग का द्रव्यमान समान होता है, लगभग 1.67 मान के चलो, अगर लास्ट को हटा देते हैं, इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। समझ गए इतना चीज। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कैसा होता है ना। ये कोष है या जो कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है, तो हम लोग नौवीं के बुक में है, हिंदी मीडियम में CGBSE कोर्स में 9th के बुक में है। आप लोग 9th या 10th का बुक उठा के देख लेना, उसमें है ना। 9th या 10th के बुक में क्या है, एक बोरबरी नियम है ना। बरी को बोर दो, बोरबरी नियम, है ना। बोरबरी नियम क्या है, बरी को पकड़ो, बोर में बोर दो, बोरबरी नियम है है ना, ऐसा नहीं है बरी को बोर देना तो बोरबरी नियम बन जाएगा। अच्छा, बोरबरी नियम क्या कहता है, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होता है वो कितना होता है, 2n² के बराबर। मतलब इतना मात्रा में ही हम लोग किसी कोष में इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, है ना। अब देखो उसका हम लोग का वैल्यू कैसे आता जाता है। देखो k कक्षक के लिए हम लोग का n बराबर कितना होगा, 1 होगा, है ना। n बराबर 2 किसके लिए होगा, l के लिए, है ना। n बराबर 3 किसके लिए होगा, m कक्षक के लिए। n बराबर 4 किसके लिए होगा, n कक्षक के लिए। और n बराबर 5 किसके लिए होगा, तो k l m n o नहीं, किसके लिए, g। इसको हम लोग कक्षा का नाम देते हैं g, है ना। ऐसा मत पढ़ना k l m n o करके, o नहीं होता, पांचवा कक्षक जो होता है वो क्या होता है, g होता है। क्लियर हो गया इतना चीज। अब देखो होता क्या है, किसी भी कोष में बोरबरी का ये नियम है, बोरबरी का ये नियम है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होगा वो कैसा होगा, 2n² के बराबर होगा। अब रख के देखो, जैसे यहीं पर मैं एक ठो सिंपल रख दे रहा हूँ, 1 2 ठो, फिर तुम लोग बना लेना। यदि n का मान 1 रखते हो, देखो 2n का वर्ग है ना, यदि n का मान 1 रखते हो तो 1 का वर्ग 1 गुणित 2, तो 2 1 कम कितना हो गया, 2। मतलब k कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर हम लोग l के लिए बात करें, है ना, तो l के लिए n का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 गुणित 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 4 दूने 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। वैसा ही हम लोग का n बराबर 3 है, तो यहाँ पर n के जगह हम कितना रखोगे, 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और 9 दूने कितना हो गया, 18, तो इसके लिए कितना हो जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही n के लिए हम लोग का 32 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके लिए कितना होगा, 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का k l m n और g इन सब के कोष में हम लोग का सामान्यतः यहाँ तक पढ़ते हैं ना, यहाँ तक का। ठीक, तो k l m n इन सब कोषों में हम लोग का इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, जिस प्रकार k में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन और n में कितना आता है, 32 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवेश करता है। समझ गए। हाँ,
अब देखो इसी के आगे हम लोग प्रवेश करेंगे। इसको नोट मत करना, क्योंकि जब मैं और डिटेल पढ़ाऊंगा ना तत्व आवर्त सारणी वगैरह, तो वहाँ पर इसको और क्लियर करेंगे, है ना। अभी ऐसी सिलसिले तौर पर देख लो। अब होता क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो गणना है कैसा कैसा होता है। ठीक, बस इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का गणना, और उसके बाद फिर आज इतना में ही रोक देंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी गणना कैसे कैसे करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसमें प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, है ना। अब यहाँ पर समझना कौन कौन क्या क्या है। जेड जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, है ना। ए जो होता है वो होता है क्या, परमाणु भार। और इन सबको तो जान रहे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। समझ गए इतना चीज। हाँ, अब आगे बढ़ें तो चलो देख लो। मान के चलते हैं हम लोग कोई तत्व है एक्स, है ना, माना कोई तत्व है एक्स है, तब उसको लिखेंगे कैसा कैसा, है ना। तो उसको लिखने का क्रम ऐसा होता है। देखो मान के चलो अगर ये एक्स है ना, अगर मान के चलो ये एक्स है तो ये होता है जेड और ए। जेड मतलब क्या, हम लोग का परमाणु क्रमांक जो नीचे लिखाता है, और ऊपर में क्या लिखाता है, परमाणु भार। ठीक, जैसे कुछ तत्व हैं हम लोग का, जिसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम है Na, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, और परमाणु भार कितना होता है, 23। ठीक, वैसा ही हम लोग का ले लेते हैं ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और परमाणु भार कितना होता है, 16। नाइट्रोजन का ले लें तो 7 होता है, इसका 14 होता है। कार्बन का ले लें तो 6 होता है, और कितना होता है, 12 होता है ना। तो ऐसा ही होता है हम लोग का कि जो अगर हम लोग का परमाणु क्रमांक जेड है वो नीचे लिखाता है, परमाणु भार जो है ना, वो कहाँ लिखाता है, हाँ, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। ठीक, थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखा करो अपना, है ना, पूरा हिंदी में मत डिपेंड रहो, क्योंकि अधिकतर कई टीचर जो हैं वो कॉलेज में या और कुछ में हम लोग का इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते हैं। मतलब बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसको केमिस्ट्री में इंग्लिश में ज़्यादा यूज करते हैं। तो तुम लोग भी ना क्या करना, ये जब हम लोग का हिंदी दिया है, इसके साथ साथ उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उन सबको भी थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि अब जो है हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और पहले जैसा अब माहौल नहीं रहा। बच्चे थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, शहर के बच्चे। तो शहर के हिसाब से अगर शहर कॉलेज में कॉलेज करोगे, गांव में तो ज़्यादा कॉलेज नहीं होता, शहरी में होता है अधिकतर कॉलेज। तो जब शहर जाओगे तो शहर के बच्चे एडवांस रहते हैं ना, तो उन लोग को टीचर लोग क्या करते हैं, उन्हीं को लोग के लैंग्वेज में बताते हैं। अब शहर के बच्चे थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, जैसे परमाणु क्रमांक हम लोग का है एटॉमिक नंबर, परमाणु भार है एटॉमिक मास। तो अब जो गांव के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जिनको हम लोग का पता नहीं रहता कि ये सब क्या क्या है उसको, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हो ना तो साथ ही साथ उसको भी करते जाओ। हालांकि मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, जिससे तुम लोग को वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का क्या, लिखने का तरीका। एक से अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई तत्व है, तो उसका परमाणु क्रमांक नीचे लिखाता है, और परमाणु भार कहाँ लिखाता है, ऊपर लिखाता है। समझ गए इतना चीज़। हाँ, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, किसी भी तत्व में, कोई सा भी तत्व ले लो, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होती है किसके, प्रोटॉन की संख्या के। वो प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। और ये दोनों किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर। ठीक, मतलब ई का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो हो जाता है हम लोग का एटॉमिक किसके बराबर, नंबर के बराबर, है ना। ये वाले जेड एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अगर हम लोग कोई तत्व दे दें और बोलें कि उस तत्व में किसका मतलब अगर मैं कोई तत्व दे दूं और बोलूं कि उस तत्व में मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, तो आराम से बता सकते हो कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग का इतना है, प्रोटॉन इतना है। जैसे हम लोग का बोल देते हैं, सोडियम का ही बात करें, है ना, सोडियम का, तो सोडियम में हम लोग का कितना है, तो परमाणु क्रमांक कितना है, 11। मतलब सोडियम में हम लोग का
इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 11 और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 11। ठीक, इसीलिए हम लोग का जो तत्व होता है या जो परमाणु होता है विद्युत रूप से क्या होता है उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जितना मात्रा में उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना मात्रा में ही क्या है प्रोटॉन है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, एक दूसरे को क्या कर देंगे नष्ट कर देंगे। ठीक, अब होता क्या है देखो, जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन का ही लें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी 7 होगी। ठीक, तो ये याद रखना कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर कोई तत्व हमको दिया है तो हम लोग आराम से तुरंत निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें इतना परमाणु है, इतना परमाणु क्रमांक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी करके। ठीक, अब हम लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, ये कैसे पता चले? तो देखो उसका भी एकदम सरल तरीका है ना, प्रोटॉन की संख्या निकालने का। इसको मिटाऊं? हाँ, यहीं से देख लो, उसके बाद फाइनल बता दूंगा एक तो सबको मिला के। अब देखो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। जो हम लोग का न्यूट्रॉन की संख्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या, ये कैसा होता है? तो देखो कोई भी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के योग के क्या होता है बराबर होता है। किसी भी का जो द्रव्यमान होता है ना, वो न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के योग के बराबर होता है। उसका भार है ना, मतलब भार जो है हम लोग का वो किसके बराबर है? तो प्रोटॉन के बराबर है। और किसके बराबर है? न्यूट्रॉन के बराबर। अगर हमको न्यूट्रॉन का वैल्यू चाहिए तो प्रोटॉन को इधर लाओ, तो भार माइनस क्या करोगे? प्रोटॉन करोगे। मतलब हम लोग का भार क्या है? ए है, मतलब भार क्या हो गया हम लोग का ए, और माइनस कितना करोगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ से पता चलेगा? जेड से, मतलब ए माइनस जेड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। समझ गए? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है तो ये होता है ए माइनस क्या होता है? जेड होता है। मतलब परमाणु जो क्या है द्रव्यमान है उससे परमाणु भार को परमाणु क्रमांक को क्या कर दो? घटा दो। अब देखो जैसे हम लोग बात करें सोडियम का, है ना, तो सोडियम का 11 है और उसका कितना है? 23 है। अब होगा क्या ये देखो, न्यूट्रॉन जब निकालोगे, न्यूट्रॉन का वैल्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे, ए क्या है हम लोग का? 23, तो 23 कर दो, क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है? 11, तो 23 माइनस 11 कर दो तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12 है। समझ गए इसको? हाँ, ऐसे मत करना, जेड माइनस ए मत कर देना, है ना। जेड माइनस ए करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर जेड करोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 11 माइनस 23 हो जाएगा, तो माइनस 12 आ जाएगा, जो हम लोग का गलत है ना। या सीधा इसका एक अगर ट्रिक देखें, जैसे कोई भी हम लोग का एलिमेंट है उसमें हम लोग का न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है ये जानने का अगर ट्रिक चाहिए तो उसके लिए क्या है, जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कैसे उसका सूत्र होगा। तो हम लोग जो ये पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का, कहाँ से पढ़ते हैं? ए से कहाँ तक पढ़ते हैं? जेड। ऐसे लिखते हैं ना, ए से जेड तक, 5 से 6 तक, तो वैसे ए से जेड तक। ए से जेड मतलब ए माइनस जेड। ए क्या है हम लोग का? एटॉमिक मास है, और जेड क्या है हम लोग का? एटॉमिक नंबर है। परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को क्या कर दो? घटा दो, तो हम लोग का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। समझ गए इतना चीज़? बहुत सिंपल है। अब हम लोग देखें किसी तत्व का कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग को क्या चाहिए? न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे मिलेगा? ए से कहाँ तक? जेड तक। मतलब ए माइनस जेड करोगे तो हम लोग का क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। जहाँ ए क्या है हम लोग का? परमाणु भार है, और जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। समझ गए इतना चीज़? अब जैसे हम लोग 2 चार्ट ले लेते हैं, किसका किसका लूँ बताओ? हाँ, तुम लोग अपने मन से ले लो। जैसे हम लोग के पास कार्बन भी तो है ना, कार्बन का 6 होता है, 12 होता है ना। अगर हम लोग बात करें इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कर दो, प्रोटॉन कर दो और न्यूट्रॉन कर दो। कितना कितना होगा देखो। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनता है, तो ये 6 ही बनेगा और 6 ही बनेगा। न्यूट्रॉन कैसे करोगे? तो ऊपर से नीचे घटा दो, मतलब बड़े से छोटा, तो 12 से 6 गया तो 6 ही बचेगा। ठीक, जैसे सोडियम का भी देखे थे हम लोग, है ना, सोडियम का देख चुके हैं, उन्हें बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का है 8 दूने कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का देखोगे तब भी सेम आएगा लगभग, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है
प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। कितना कितना आएगा, इसमें 8 होता है, 8 होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक है। परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटाओगे, 16 में से 8 गया तो 8, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन सब चीज़ों को देखने का हम लोग का क्या है, ये तरीका है। इन सब तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, समझ गया ना इतना। जैसे जिंक है हम लोग का, है ना, जिंक यहीं पर बता दे रहा हूँ। जिंक का कितना होता है, 30 होता है और ये होता है 65, 65.4 होता है, 65 मान के चलते हैं, है ना। तो इसमें होगा क्या, अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का बात करें, प्रोटॉन का बात करें और न्यूट्रॉन का बात करें, कितना कितना होगा। तो जो है हम लोग का एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनेगा। यहाँ से जेड जो है EP बनता है, 30 है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 30 होगा, प्रोटॉन भी 30 होगा, और जो हम लोग का क्या है न्यूट्रॉन है वो 65 में से 30 घटाओगे तो आ जाएगा, मतलब 35। ठीक, इस तरीके से हम लोग का आवर्त सारणी में कोई सा भी तत्व ले लो, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकाल लो, आराम से बन जाएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना कितना है। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्क क्या है उसी को बताता हूं मैं। हो गया। अब देखो आयन की स्थिति में कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गणना तो समान है, आयन की स्थिति में कैसा कैसा होता है उसको देख लो। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गणना है ये तो सिंपल था हम लोग का। अगर हम लोग बात करें किसके लिए, एक नोट पॉइंट में याद रखना, आयन की स्थिति में कैसा कैसा होता है। आयन मतलब समझ रहे हो ना क्या क्या है, जैसे KCl है, NaCl है, तो इसमें टूटता है ना, K प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, SO4 है तो H2 प्लस O माइनस, ये सब है ना हम लोग का। बस वही, उसको डिटेल पढ़ोगे आगे, मैं अभी शॉर्टकट खाली बता रहा हूँ, एक टॉपिक छोटा सा, आयन की स्थिति में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, है ना। तो अगर आयन की स्थिति में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है इसी का जो हम लोग का संख्या है वो बदलता है ना, यही क्या है, चेंज होता है। और बाकी न्यूट्रॉन का बात करें, प्रोटॉन का बात करें, परमाणु क्रमांक का बात करें या परमाणु संख्या का बात करें, है ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का बात करें, तो ये सब नहीं बदलता। ये क्या होता है, नॉन चेंज होता है या नॉन चेंजेबल होता है। ठीक, अब क्या क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है, हम लोग कैसे कहोगे। ठीक, तो जैसे सोडियम का ही बात करें, सोडियम का जैसे हम लोग बता देते हैं, सोडियम का Na प्लस, प्लस में टूटता है ना सोडियम। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, परमाणु भार कितना है, 23 है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना कितना होगा, है ना, सबका बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एटॉमिक वेट का, एटॉमिक मास का, सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सबका बात करेंगे, है ना। पहले अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, और क्या कहते हैं हम लोग का, एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। ठीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, ये सब है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। तो क्या क्या चेंज होगा, देखो E बदलता है और ये सब नहीं बदलता। अब देखो सोडियम के पास कितना है, प्लस है, प्लस है मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, त्याग चुका है, और इलेक्ट्रॉन जो दे दिया वो सीधा सीधा प्लस बनाता है। नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो, मान लो कोई परमाणु है या कोई भी चीज़ है, एक कोई चीज़ है जिसके पास प्लस भी है और क्या है, माइनस है। अगर ये माइनस को दे देगा, माइनस को क्या कर दिया, निकाल दिया बाहर, तो इसके पास क्या बचा, प्लस। माइनस निकाल रहा है मतलब क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो उसके पास क्या बचा, प्लस। तो इसके पास प्लस है मतलब क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकाला है। कितना ठो प्लस है, तो एक ठो प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, माइनस बाहर निकाला है। दो प्लस होता तो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया रहता, बाहर निकाला रहता, है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन क्या निकला है, बाहर निकला है। ठीक, और जितना प्लस उतना माइनस। अगर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, अंदर लिया है। समझ गए। अब समझो सोडियम का, देखो ये जेड हम लोग का क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही सबको बताता है। अब देखो जेड हम लोग का कितना है, 11, तो जेड हम लोग का 11 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना।
इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, तो जेड, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, चलो 11 है जेड का मान यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, इसके पास 11 होना चाहिए, लेकिन इसके पास एक प्लस है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, दे चुका है, तो इसके पास क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का बात करेंगे और न्यूट्रॉन का बात करेंगे, तो ये एक चीज याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हैं, वो उसके नाभिक में बैठे हैं, और भैया नाभिक से हम लोग कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब वैसा छेड़छाड़ नहीं कह रहा हूँ, मतलब उसको हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते नाभिक को, है ना, वो गलत मत समझना। तो नाभिक को हम लोग कोई सा भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नाभिक जहाँ है वहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो भी है वो वहीं पास रहेगा। अगर हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, उसमें कुछ चेंजेबल करने का प्रयास करेंगे तो ब्लास्ट होगा। जैसा वो देखे हो ना, जापान में नागासाकी में और हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था ना हम लोग का, कैसा हाल हुआ था, भूखमरी, पूरा विकलांग और सब दिन के लिए बहुत कुछ हो गया था, तो वैसा ही हम लोग का होगा। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसको हम लोग को छू ही नहीं सकते, क्योंकि नाभिक के अंदर बैठे हैं वो, है ना। तो इसीलिए मैं बोला कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन हम लोग का चेंज नहीं होगा, नहीं बदलता है। और ये जेड और ए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये तो बदलेगा ही नहीं, तो हम लोग का प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम सेम रहेगा, मतलब जो ऐसा पहले रहता है वैसे। प्रोटॉन कितना है तो इसी के बराबर होता है, 11 के बराबर। न्यूट्रॉन कितना है तो इसमें से घटा दो, ए माइनस जेड कर दोगे, 23 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ए हम लोग का क्या है, एटॉमिक मास है, तो ये तो हम लोग का कितना रहेगा, 23। जेड क्या है हम लोग का, एटॉमिक क्या है, नंबर है, परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11। अब ये मत समझना सर ये 10 है तो इसको भी 10 होना था, 10 करोगे तो फिर वो नियान आ जाएगा, है ना, इसलिए हम लोग का क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। क्लियर हो गया इतना चीज़, सबको समझ आया। अब 2-4 ठो ऐसा लेके बता रहा हूँ और फिर उसके बाद इसको एंड कर दूंगा, फिर 1-2 ठो बनाने के लिए दे दूंगा, आप लोग बना के देखना, ठीक। 3-4 पार्ट कर देते हैं, 4 ठो मैं बता दे रहा हूँ, एक ठो तुम लोग बना लेना, ठीक। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक ठो एल्युमिनियम का ले लेते हैं, इसके पास +3 होता है ना। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13 और परमाणु भार होता है कितना, 27, है ना। एल्युमिनियम को जब तोड़ते हैं तो धन आयन में टूटता है 3+ में। अब देखो इसके पास एल्युमिनियम के पास क्या क्या रहेगा, देखना आराम से समझना, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, और ये न्यूट्रॉन हो गया, और ए हो गया, और क्या हो गया, जेड हो गया। जेड क्या है, ये 13। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितना जाना था, 13 जाना था, 3+ है, कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब उसके पास प्लस आया। जैसे मान के चलो 3+ है तो 3 में प्लस कर दिया और 3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब 3+ है मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किए हैं, बाहर निकले हैं, तब तो 3+ आया है इसके पास, कुछ नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके पास कितना है, 13 है इलेक्ट्रॉन टोटल। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचा, 10, मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए बोला आयन की स्थिति में ये अलग होता है, जो धन आयन ऋण आयन में टूटते हैं उसके लिए। प्रोटॉन क्या है, तो जैसा मैं बताया इलेक्ट्रॉन ही बदलता है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बाकी सेम रहेगा। तो प्रोटॉन कितना होगा, तो 13 का 13 ही रहेगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 27 में से 13 घटा दो तो कितना आया, 14, है ना। ए क्या रहेगा, तो ए तो हम लोग का 27 है परमाणु भार। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, 13 का 13 रहेगा। समझ गए इतना। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रोमीन का, देख लेते हैं। ब्रोमीन का माइनस में होता है, इसके पास 35 होता है और इसका कितना होता है, परमाणु भार 80 होता है, ठीक। अब इसमें देख लो कितना कितना होता है उसको, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ब्रोमीन के पास माइनस है, समझना आप, माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर लिया है वो। ब्रोमीन का कितना है, 35, तो ये तो चेंज नहीं होगा, देखो ये क्या है, जेड है, तो ये 35 ही रहेगा। 35 इलेक्ट्रॉन भी होता, क्यों होता, क्योंकि जेड बराबर ई बराबर कितना होता है, पी होता है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो जेड के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन का जो होता है वो ए माइनस क्या होता है, जेड होता है, ए टू जेड, ठीक। तो जेड के लिए ई और पी जैसे होता है। ई कितना है, इसके पास 35 है, तो 35 तो होना चाहिए था, लेकिन इसके पास माइनस है। माइनस कब होगा, देखो मान के चलो प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को तो खत्म कर दिया। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो एक और माइनस आ जाएगा, तो मान के चलो ये प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर दिया, बचा क्या, इसके पास एक ठो माइनस। इसीलिए बोला 35 है, लेकिन एक और आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा इसके पास, ठीक। पी क्या है, इसके पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो ये रहेगा 35। अब ये 36 है तो ये भी 36 होगा, मत कहना, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बोल दिया हूँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जेड ए ये दोनों नहीं बदलता सब, ये भी सेम रहेगा। न्यूट्रॉन कहता है इससे घटा दो,
85 से हम लोग किसको घटा देते हैं, 35 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। ए क्या है हम लोग का, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा, 85। ठीक, और एक काठो ले लो, जैसे हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन इसका होता है 17, 17 दूने 34 और एक 35। क्लोरीन माइनस में टूटता है, पढ़े हो ना, NaCl, तो ए ने हम लोग का प्लस में टूटा और Cl माइनस में, तो प्लस में टूटा उसको यहाँ बता दिया, माइनस में टूटेगा उसको यहाँ। अब इसका देख लो कैसा कैसा होता है उसको, ये लास्ट है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार कैसा कैसा होता है देखो। 17, अब इसमें माइनस है, मतलब कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, एक ठो माइनस है, तो 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 होना था, एक आया है, तो कितना हो जाएगा, 18। ये तो सेम रहेगा, 17 ही रहेगा, क्योंकि ये नाभिक में है, उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते। एन क्या है हम लोग का, इसमें घटा दो, 35 माइनस 17, ए से जेड को, तो कितना आ जाएगा, 17 दूने 34 एक 35, 18 आ जाएगा। ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो कितना है, 35। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक जो कितना है, 17। ठीक, वैसे ही तुम लोग अब आप लोग इसका बना के लिखाना है ना, पोटेशियम का, ये माइनस चार्ज में होता है, 19 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, 39। ठीक, इतना को बना करके आप लोग लाना है ना। बहुत सारा होता है, लिथियम भी होता है, लिथियम भी होता है जो प्लस चार्ज में होता है, इन सब का आप लोग बना के देखना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग को सब समझ आया होगा। ठीक, ये इसको नोट कर लेना आप लोग, और असली चीज़ तो अभी चालू होगा, कल एक और लेक्चर आएगा इसी से रिलेटेड, उसके बाद असली चीज़ हम लोग का होगा। अभी इसमें क्या देखेंगे, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, है ना, सम स्थानिक, ये सब हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करिए इसको, चलिए।